वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन शुरू हो चुके हैं, जिनके दौरान हुकूमत का मिनी बजट पेश करने का इरादा है। मिनी बजट में IMF की शराइत के तहत टैक्स छूट और मुराद खत्म की जा रही हैं। तरमीमी फाइनेंस बिल में 350 अरब रुपए की टैक्स मुराद खत्म हो जाएंगी, जबकि मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। महंगाई के इस नए तूफान से कबल हुकूमत के अपने कई अरकान उनसे नाराज हैं और कई बार तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरी ताकत से बजट की मज़ाहमत का अज़्म जाहिर किया जा रहा है। सवाल यह है कि हुकूमती अरकान की नाराजगी और अपोजिशन की हिकमत अमली की वजह से क्या हुकूमत को बजट पास कराने में मुश्किल पेश आ सकती है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ में तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, सुनहरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा हुकूमत के लिए बजट पेश करना और इसे पास कराना कितना बड़ा इम्तिहान है? इम्तिहान तो खैर ये इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है जितना इम्तिहान आजकल के हालात हैं, मईशत है, बेरोजगारी है, महंगाई है और ये इतराफ़ है। देखें, जब भी आप मिनी बजट पेश करते हैं तो आप ये इतराफ़ कर रहे होते हैं माशी ज़बान में कि आपका जो बजट था, जो तखमीना था, सालाना तखमीना, वो नाकाम साबित हुआ और आपको अब मज़ीद ज़रूरत है पैसों की। आपके पास पैसे नहीं हैं, कंगाल हो गए हैं आप, और उसके लिए आप मिनी बजट पे लाएंगे मज़ीद एग्जम्पशंस को ख़त्म करेंगे, टैक्सेस की, सेल्स टैक्स की, इसकी उसकी, और जो बताया आपने 350 अरब रुपये तकरीबन इतने ही इनको IMF ने हुक्म दिया है कि ये पूरे करें। अब सोचें कि कहाँ कहाँ ये एग्जम्पशन ख़त्म होंगी या नए टैक्स लगेंगे। वो तवानाई है, वो तालीम है, वो सेहत है, वो हैवी मशीनरी है जो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ और दूसरे फसलों का सामान है, ट्रैक्टर हैं और इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो काश्तकारी में काम आते हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि हम खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो सही कहता है, लेकिन जब आप ट्रैक्टर पे और काश्तकारी के सामान पर टैक्स लगाएंगे तो वो बराह रास्त उसका असर फसलों पे पड़ेगा। फसलें महंगी होंगी तो बाजार में महंगी आएंगी, तो फिर पेट्रोल पर आप मुस्तकिल आपने वादा किया हुआ है कि 4 रुपये आप इजाफा करेंगे हर महीने, वो इजाफा होगा। और बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफे की दरख्वास्त पेश की गई है कि 4.5 रुपये और कर दें। यार को आपस की बात है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर दें, तो ये भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम क्या पूरी तरह हमारा दिवालियापन ज़ाहिर होने जा रहा है या हम उससे बचना चाह रहे हैं? हम उससे बचना चाह रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं। हम सियासी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं, माशी तौर पर हमारा दिवालियापन हमारे सामने आ रहा है। हम बहुत गलत फैसले कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गलत फैसले कर चुके हैं। हम बार बार कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, चले गए, अच्छा हुआ। अब हम फिर जा रहे हैं और अब हम IMF के नखरे उठा रहे हैं। 12 तारीख तक शायद डेट वगैरह है उनकी कि आप उस वक्त तक पूरा काम कर लें सारे टैक्स। अब तो ये है ना कि आप वादा नहीं करें, अब टैक्स लगा कर आए हमारे पास। आप जब आप टैक्स लगा के हमारे पास आएंगे और एग्जेम्पशन ख़त्म करके हमारे पास आएंगे, आवाम को दबाव में लेकर आप हमारे पास आएंगे, तो हम फिर आपको $1 अरब किस्तों में अदा करेंगे। ये उनका वादा है, उनका बड़ा वादा वफा करने वाले लोग हैं वो। तो मुझे लगता है ये है कि अगर ये मंजूर करा भी लेंगे तो ये इनके लिए खतरनाक होगा, और ख़तरनाक होगा इनके लिए कि PK के वाक़े के बाद, वहाँ के हालात के बाद। खैर उसको तस्लीम भी नहीं कर रहा है ये हमारे अपोजिशन लीडर हैं सिंध के अलीम आदिल शेख साहब। उन्होंने फरमाया हम तो वहाँ जीत गए हैं, KPK में जीत गए होंगे यकीनन। अगर ये जीत है तो वो भी जीत जाएंगे, आप मिनी बजट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जनरल साहब, हम देखते हैं कि जब भी कोई मामला पार्लियामेंट में आता है तो इत्तेहादियों के गिले शिकवे भी सामने आ जाते हैं, फिर अपनी जमात के नाराज अरकान भी सामने आ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में क्या हुकूमत नंबर्स पूरे कर पाएगी इस बजट को पास कराने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी मिनी बजट का किस्सा आता है, वो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हुकूमत कोई अवाम को रिलीफ देना चाह रही है।
हुकूमत का अपना ही मसला होता है, उनकी आमदन कम है, उन्होंने को नए टैक्सेस लगाने हैं, कहीं से पैसा रिकवर करना है, तो नेचुरली ये बजट इस तरह का जब आप लेके आते हैं तो वो मुश्किलात पैदा करता है आम आदमी के लिए भी, और पॉलिटिकली उसको ओन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने आवाम को फेस करना है। रही बात ये कि ये इत्तेहादियों को दूसरों को अपने साथ मिला सकेंगे, मेरा अपना ख्याल है कि बजट तो पास करा लेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब इत्तेहादी भी अगर आज छोड़ें तो वो भी बहुत लेट हो चुके हुए हैं, बाकी तो सारे मामलात में साथ रहे। अब अगर इस स्टेज के ऊपर छोड़ें तो वो उनकी पोजीशन कोई इंप्रूव होती मुझे नजर नहीं आती। नतीजा ये है कि ये अब सारे एक ही कश्ती के सवार हैं और ये रहेंगे इसी तरह, और मेरा ख्याल है कि बजट भी पास हो जाएगा। उससे कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है, नेचुरली उससे कुछ ना कुछ महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो उससे मुंसलिक हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो उधर बढ़ जाएगी कीमत। तो इस तरह ये ओवरऑल तो इम्पैक्ट आएगा इसका पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट पे ही कर तो देंगे, लेकिन डेफिनेटली जो ऑलरेडी उनकी पोजीशन मुल्क में कमजोर हो रही है इस महंगाई की वजह से, वो मजीद होगी। और बड़ा जाहिर है कि जब महंगाई ही एक बुनियादी मसला है एक आम आदमी का, तो महंगाई बढ़ने से कौन खुश होगा यहाँ पे। तो इस वजह से लगता यही है कि बजट तो ये पास करा लेंगे, मिनी बजट, लेकिन ओवरऑल इनकी जो अपनी साख है, इनकी स्टैंडिंग है मुल्क में, वो मजीद कमजोर हो जाएगी। ठीक हो गया। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन इस बजट को रोकने में कामयाब हो पाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन कोई ख़ास जेन्युइन कोशिश भी करेगी इसको रोकने की। मेरे ख्याल है मुझसे पहले दोनों सीनियर पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या डायनामिक्स होती हैं और क्या बैकग्राउंड होता है मिनी बजट का। तो मौजूदा हालात में इकॉनमी की जो हालत है और IMF के साथ जिस तरीके की हमने चीज़ें साइन की हैं, उसमें अब गवर्नमेंट एक छोड़ के 10 मिनी बजट्स ले आए, उसको वो पास भी करवा लेगी, लेकिन उससे चेंज क्या होगा? उससे चेंज कुछ भी नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, हालात वही के वही रहेंगे। तो किसी मिनी बजट से एक्सपेक्ट करना कि शायद इससे हालात बेहतर हों, वो वाला मिनी बजट नहीं है ये। इसमें यकीनन वो जो सब्सिडीज़ दी हुई है, जो छूट दी हुई है कुछ चीज़ों पे, वो ये वापस लेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हम टैक्स और नहीं लगाएंगे, और इस दफ़ा के मिनी बजट में ये टैक्स नहीं लगा के छूट वापस ले रहे हैं, अगली दफ़ा के मिनी बजट में ये लोग टैक्सेस और लगा देंगे। तो ये बस एक माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं ये अवाम की। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है और एक बड़ी मुस्तनद सोर्स से मुझे पता चली, वो ये कि इस वक्त क्यों हमें इतनी अपोजिशन पॉजिटिवली एक्टिव नज़र नहीं आ रही पार्लियामेंट में कोई इन हाउस चेंज लाने के लिए। पहले तो वो हमारे तज्जिए ये थे कि ठीक है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सब कुछ प्लेट में रख के नून लीग को दे दे, नून लीग नहीं चाहती कि इस मौके पे इनको सियासी शहीद बना दें। बट फरियाल तालपुर कोई 1 महीना पहले अपने बॉन्ड्स जमा करा के वो जा नहीं सकती थी, लेकिन उनको जाने दिया गया। वो लंदन जाके बैठी हुई हैं, और वो जो डील की बातें हो रही थी, पाकिस्तान में कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती है ना, उसका कोई ना कोई सिरा सच पे मबनी ज़रूर होता है, सिर्फ लोग खुल के बात नहीं कर रहे होते। तो वो इस वक्त लंदन में बैठी भी काफ़ी चीज़ों को मीडिएट करा रही हैं, और फुल ब्लोन एक पावर स्ट्रगल चल रही है इस वक्त। तो डील इज़ ऑन द टेबल, तो फोकस सबका उस पर है। तो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त डबल ट्रिपल प्रेशर है कि वो फेल भी हो रही है, डिलीवर भी नहीं कर पा रही, लेकिन उसको ये नज़र आ रहा है कि हमें तो शायद मौका भी ना दिया जाए कि हम 5 साल पूरे करें। तो हालात अच्छे नहीं है बहुत सारे एंगल्स से। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो मिनी बजट लेकर आ रही है हुकूमत, आपके ख्याल में इससे हुकूमती मुश्किलात में इजाफा होगा? देखिए, माशी तौर पे तो हुकूमत को रोज़ बरोज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इस गवर्नमेंट की जो मेन प्रॉब्लम ही ये रही है कि गवर्नेंस के बाद ये लोग इकॉनमी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वादे इमरान खान साहब किया करते थे या वो बताते थे कि दिल्ली की इतनी करप्शन होती है, अगर अब करप्शन नहीं हो रही तो फिर मामलात क्यों दुरुस्त नहीं हो रहे। और मिनी बजट जो है वो खैर ये गवर्नमेंट क्या, वो तो हर गवर्नमेंट के दौर में हमने देखा कि मिनी बजट होता है, और वो NBC वाली बात है कि अभी 5 महीने पहले आपने जून में बजट पेश किया है, तो इसका मतलब है कि वो नाकाम है, आप उस बजट को जो है पूरा नहीं कर सके। इसकी वजह से आपको मिनी बजट लाना पड़ रहा है, और फिर बात पिछली हुकूमतों पे भी आ जाती है।
पिछले अदवार पे भी आ जाती कि जो इस मुल्क पे आपने कर्जे लिए हुए, अगर आपकी 100 रुपये कमाई है तो 85 रुपीज़ आप कर्जों के सूद की मद में वापस करते हैं। जहाँ पे 85% ऑफ योर इनकम आपको वापस करना पड़े तो आपके पास बचता क्या है? फिर आप कर्जे लेने के लिए जाते हैं, फिर आपको IMF की शराइत माननी पड़ती है और आप जकड़ते से अवाम, सारा जो बोझ है वो अवाम के ऊपर आता है। और अवाम की तो चीखे से भी आगे वाली कोई बात करनी चाहिए कि लोग तो मेंटली तौर पे जो है वो पागल हो चुके हैं। उनसे मतलब समझ नहीं आ रही कि वो अपने बजट को किस तरह चलाएं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये मिनी बजट पास कराने में मेरे ख्याल से कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है, अददी जो है वो उनको अक्सरियत हासिल है कौमी असेंबली के अंदर भी, लेकिन वही है कि ये बजट पास हो जाएगा लेकिन बोझ अवाम के ऊपर आएगा। और एक हमें और असेंबली में तमाशा देखने को मिलेगा कि अपोजिशन कॉपियां फाड़ रही है, मिनी बजट को फाड़ रही है। बस वो इस तरह के ड्रामे करेंगे। जैसे जुनैरा ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन क्या कर रही है। तो अपोजिशन असल में केसेस में बुरी तरह जकड़ी हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में तो आके ज़रूर कहते हैं कि हमारे पे झूठे केस बनाए गए, लेकिन मैं खुद कोर्ट्स में जाता हूँ, कई केसेस मैंने दिए, इनके ऊपर जेन्युइन बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं। ये उससे निकलना चाहते हैं। ये बिल्कुल जुनैरा वाली बात कि डीलिंग विलिंग में पड़े हुए हैं। जरदारी साहब अपने मामला दुरुस्त कराना चाह रहे हैं, फरियाद लालपुर अपने करवाना चाह रही है, नून लीग अपने करवा रही है। तो इनको आवाम के साथ कोई लगाव नहीं। आप देख लें कि एक तर्जुमान का बयान आता है अगर हुकूमत की तरफ से तो फौरी तौर पे मरियम औरंगजेब की तरफ से उसका जवाब, ये जवाब शिकवा और शिकवा वाली बात चल रही है। तो आवाम के लिए तो ना अभी तक हुकूमत ने कुछ किया है और ना ही अपोजिशन कर रही है। ठीक, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, ये जो मिनी बजट आने वाला है जो कि लग रहा है कि आ ही जाएगा, होगा क्या इस बजट में? देखेंगे, बजट एक जहर का प्याला है, पिएंगे तो मर जाएंगे, ना ही पिएंगे तो भी मर जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि दोस्तों ने कहा कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं किया। इस अपोजिशन ने, ये वाहिद अपोजिशन है जिसने इस हुकूमत को पार्लियामेंट में 3 दफ़ा शिकस्त दी है। हफीज़ शेख साहब की सीट पर शिकस्त दी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर को दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ा। और अभी हाल ही में अपोजिशन के 2 कौमी असेंबली में बिल जो है हुकूमत को उन पर शिकस्त हुई, जिसके बाद पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास था वो फिर मुलतवी किया गया। और फिर जब बुलाया गया तो अरकान असेंबली कह रहे थे कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। और इत्तेहादी भी कह रहे थे कि हम राज़ी हुए नहीं हैं, हमें राज़ी किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पार्लियामेंट से फरार ही इसलिए रखती है क्योंकि इसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है। ऑर्डिनेंस से मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी कोशिश होती है किसी न किसी तरह पार्लियामेंट को तो ताले ही पड़े रहे। हालांकि ये वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं तो हर हफ्ते जाके पार्लियामेंट में सवालों के जवाब दूंगा। सबसे ज़्यादा इस दौर में पार्लियामेंट को बेअसर किया गया है। अब मुसीबत यह है कि ये मिनी बजट भी ऑर्डिनेंस से चला लेते, SRO से चला लेते, वो IMF नहीं मान रही। उनका मौक़िफ़ है कि आप इसको पार्लियामेंट से पास करा के लाएं। तो लिहाजा ये हुकूमत के लिए ना डू एंड डाई वाला मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर मनी बिल फेल हो जाता है तो हुकूमत कलैप्स हो जाती है। लिहाजा रिस्क तो लिया ही नहीं जा सकता कि आप कहें कि हम पेश करेंगे और फॉल हो जाएगा। फॉल होने का मतलब है गवर्नमेंट फॉल हो गई। पहले भी बिल फॉल हुए हैं हुकूमत के, कौमी असेंबली से बिलों में शिकस्त हुई है हुकूमत को, लेकिन उनके नतीजे में हुकूमत नहीं जाती। लेकिन मनी बिल जब शिकस्त खाता है तो हुकूमत चली जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तो ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो अरकान असेंबली को लाया जाएगा और इत्तेहादियों को मनाया जाएगा जैसे कि पहले होता है। और वो इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है, उसके फैक्टर्स और हैं। और अगर नहीं वो किया जाएगा तो इमरान खान साहब इस मिनी बजट को पास नहीं करा सकते। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, मैं जरा आवाम की राय भी अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं, आपकी जानिब भी आ जाती हूं। नाजरीन, यही सवाल सोशल मीडिया सारफीन से जब हमने किया कि पार्लियामेंट में जल्द मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है तो क्या हुकूमत को बजट पास कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो 64% जो सारफीन हैं उनका जवाब था हाँ, जबकि 36% सारफीन का जवाब नहीं में था। नसीम सिद्दीकी साहब, हाँ, बड़े मेरे साथी ने बड़े दावे किए कि अपोजिशन ने जी बड़ा
टफ टाइम दिया कौमी असम्बली के अंदर। मुझे बताएं कि हफीज़ शेख को शिकस्त देने से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? बिल अगर उन्होंने पास करवा लिया उससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? अपोजिशन ने कौमी असम्बली में कौन सा ऐसा काम किया जिससे उनके हल्के के लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ? और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा असम्बली में आया करते थे, कितने वो कैबिनेट की मीटिंग्स किया करते थे। तो हमें बैलेंस रखना चाहिए। मेरा मतलब कि एक साइड की स्टोरी नहीं बताना चाहिए। इस मुल्क के लिए किसी ने भी काम नहीं किया और कोई भी काम नहीं कर रहा। ये जितने मुंतखब मेंबरान हैं इन्हें कौन मुंतखब करता है? आवाम मुंतखब करती है, आवाम से वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जब कौमी असम्बली या सेनेट में आते हैं आवाम को क्या देते हैं? सवाल तो ये है कि अगर आज के हुक्मरानों ने कुछ नहीं दिया तो पहले के हुक्मरानों ने क्या दिया था? ठीक, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए नहीं, सवाल तो मेरे से हुआ है इसका, ये तो मुझे ही मौका मिलना चाहिए इसका जवाब देने का। चले ठीक है, मुजम्मिल साहब आप अपनी बात कीजिए। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, जो माजी में हुआ वो अपनी उसी की वजह से तो ये हुकूमत आई और कह के आई कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम मौरूसी सियासत नहीं करेंगे, हम आवाम पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमने मौजूदा हुकूमत से उसके एजेंडे, उसके मंशूर के मुताबिक बात करनी है। मौजूदा हुकूमत से माजी की हुकूमतों के तकाबली जायजे पे बात नहीं करनी है। ये हुकूमत अपने एक मंशूर पर, अपने वादों पर आई है। ये माजी के हुकूमतों की तकलीद करने की निशानी पे नहीं आई है। अगर आपने मौजूदा हुकूमत को इसलिए डिफेंड करना है कि आपको माजी के हुक्मरान पसंद नहीं थे और आप इनको वैसा साबित करके आप समझते हैं आप बड़ा मार्का कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। एक सहाफी का काम है मौजूदा हुकूमत से उसके मंशूर पर बात करना। उसका कोई पिछली हुकूमत से उनके मंशूर पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या वादे किए थे। ठीक है, मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर इजाजत मैं कह दूं। इजाजत है। बाकी तो मुजम्मिल और नसीम कह चुके हैं, सदर मुशायरा भी कुछ कह चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो पार्लियामेंट है जिसने काम ही नहीं किया। ये बदकिस्मत पार्लियामेंट है हमारी तारीख में। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, आजकल की बात नहीं कर रहा। इससे अच्छी पार्लियामेंट ज़रदारी साहब की थी जिसने बड़े पैमाने पर काम किया। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट थी जो धरने में चलती रही। अब अंदाज़ा लगाए ना, धरने में चलती। इससे पहले की पार्लियामेंट, अयूब खान की पार्लियामेंट, ज़िया-उल हक की शूरा, वो उठा के सबने काम किया। सबने काम, झगड़े बहुत हुए, गो बाबा गो हुए, नारे हुए, लेकिन काम होता रहा, काम चलता रहा, इजलास होते रहे, प्राइम मिनिस्टर आते रहे, प्रेसिडेंट्स आते रहे, खिताब होता रहा, क्वेश्चन आवर बाकायदा हुए। यहाँ तो हम क्वेश्चन आवर भूल जाते हैं कि क्वेश्चन आवर होना था। यहाँ तो हम उससे पहले हंगामा, तिलावत भी बर्दाश्त नहीं करते हम लोग, नाप भी बर्दाश्त नहीं करते और हम शुरू हो जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट, इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली है कि उसने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी में कि वो पार्लियामेंट को चलाए। अगर इसके खिलाफ नाराज हो रही तो पीछे जाए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, उनको वापस लेकर आए। हमने तो मंजर देखे ही नहीं इस पार्लियामेंट के अंदर। बाकी पार्लियामेंट में देखे कि पीछे स्पीकर कहते हैं जाए लेकर आए इन लोगों को, वो तो हुआ ही नहीं। यहाँ तो धूम धक्का, मारपीट, जो गालियां हमने यहाँ सुनी है वो टू हमने लगानी पड़ी बाद में। जो गालियां हमने हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों को सुनी, कमाल की गालियां थी वो गालियां मेरे गंदे से गंदे इलाके में वही नहीं दी जाती हैं। ये तो पार्लियामेंट है हमारी। ये हमारे वुज़रा हैं जिनको ये पता नहीं कि गैस कहाँ गई। एक हमारा वजीर कह रहा है कि मेरी एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है, वो कह रहा है नहीं जी 95% गैस मिल रही है फैक्ट्रीज को। ये हमारी सूरत हाल है जी। ठीक, अब कहाँ जाए हमारा, मैं समझ में नहीं आता। तो ये वाहिद पार्लियामेंट है जो हुकूमत ने नहीं चलने दी। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब मैं बाकी गेस्ट का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आ जाती हूँ। जनरल साहब वैसे तो मिनी बजट की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो गुज़श्ता हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत का जो एक ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तो इसमें अवाम कहाँ जाए? अवाम इधर ही रहे, सारा किया धरा तो अवाम का है, ये किसी और का तो किया धरा नहीं है। वोट तो दे के इन्हीं लोगों को वो लेके आते हैं। तो एनबीसी भी पूछ रहा था जाएं तो कहां जाएं। मैं एनबीसी को भी मशवरा दूंगा इधर ही रहो, भुगतो। असल किस्सा ये है कि जब पार्लियामेंट चलानी होती है तो हुकूमत ऑपोजिशन के साथ अपनी एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करती है। आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए एक आपकी वर्किंग रिलेशनशिप रहती है जिसके जरिए आप अपनी लेजिस्लेशन को चलाते रहते हैं जैसे आपने करना।
लेकिन यहाँ पहले दिन से हुकूमत ने वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी ऑपोजिशन के साथ। ऑपोजिशन का काम था ऑपोजिशन करना, उन्होंने शोर भी मचाना था, बाइकआउट्स भी करने थे, वो जो भी करते वो ऑपोजिशन का अपना कॉन्डक्ट बिल्कुल ठीक, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो सीरियसनेस होनी चाहिए थी कि वो इनके साथ जाके हाथ मिलाते, इनको पकड़ के जब ये बाइकआउट करते हैं तो अंदर मना के अंदर लेके आते। ये वर्किंग रिलेशनशिप जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो किसी की जात के लिए नहीं होती, वो 100% आपके अपने सरकारी मामलात, आवाम के लिए जो मामलात हैं वो चलाने के लिए होती है। लेकिन इसका बड़ा फुकदान था और मैं हमेशा समझता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हुकूमत नाकाम रही है लेजिस्लेशन में। पार्लियामेंट सारी नाकाम रही है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट में अगर किसी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाए तो वो हुकूमत है कि उसको ये चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते। हुकूमत काफी कुछ कर सकती है, लेकिन जब हुकूमत उसको अना का मसला बना ले तो फिर ये चीजें आगे नहीं चलती। ठीक है जुनैरा। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जो पाकिस्तान के एक ऐसे टॉपिक पे बनी हुई थी जिसको मैं यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगी। वो बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, लेकिन जब हम उसका नाम लेते हैं तो करिकुलम में से भी उसका उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने फ्रॉम अयूब खान टू भुट्टो टू ज़ियाउल हक टू बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ, सारों की फुटेज लगाई हुई थी, सबकी तकरीरें लगाई हुई थी और ये दिखाया हुआ था कि इस पर्टिकुलर मामले को ख़राब करने में पाकिस्तान में इसकी सब गवर्नमेंट्स ने हिस्सा डाला है, कोई भी पीछे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर मामले से वोट बैंक कैप्चर होता है। वो ऐसा टॉपिक है जो इमोशंस के करीब है, रिलीजियस टॉपिक है वो। जब उसको कैश कराने के लिए प्रोग्रेसिव भी वही करेंगे, लेफ्टिस्ट भी वही करेंगे, राइट वाले भी वही करेंगे, इट मीन्स कि पाकिस्तान में कोई आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, कोई सोशलिज्म नहीं है, कोई इस्लामिक सोशलिज्म नहीं है, यहाँ सिर्फ पावर डायनेमिक्स है। हर कोई सिर्फ रूल करना चाहता है क्योंकि जब उसकी बारी आती है तो वो बारी लगाता है और कमा के जाता है यहाँ से। सो बेसिकली मैं तो आई एम शॉक्ड कि हमारा एनालिसिस दुनिया में लोग बैठ के कितना ठीक कर रहे हैं और हम खुद नहीं कर रहे, और अगर हम करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आप फ़लाँ से फ़लाँ इरा की बात ना करें, आप मौजूदा बात करें, आप सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें, आप ये ना कहें, आप वो ना कहें। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी इंस्टीट्यूशन ने या गवर्नमेंट ने क्या हैक करनी है, खुद जर्नलिस्ट ने एक दूसरे की करनी शुरू की हुई है। सुनने का मादा नहीं है, सुन नहीं सकते भाई, अगर ठीक नहीं हो रही चीज़ें कम से कम वॉइसेस को तो जिंदा रहने दें। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को ख़राब करने में सबका हिस्सा है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जाने। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह सवाल पूछती हैं तो हम उस सवाल का जवाब देते हैं। हम इस गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जब सिर्फ इस गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद होती है और अगर अपोजिशन की कोई बात की जाए, पिछले एतवार की बात की जाए तो बहुत उनको बुरा लगता है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, दूसरी बात बीच में ना बोले ना प्लीज। दूसरी बात ये है कि आप बीच में मेरी बात को तो टोक कराए ना, मेरी बात मैं आपके बीच में तो नहीं बोला ना। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मेरे की मजम्मत कर दो। मुझे आवाज सही नहीं आ रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पा रहा। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये पार्लियामेंट बुरी है, बिल्कुल बुरी है, लेकिन 90 में पार्लियामेंट क्या होता था? पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के साथ क्या मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया? तो हमें मुनाज़रा कर ले इसके ऊपर। ठीक है, चले नाज़रीन, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम ने शानदार कामयाबी हासिल की है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहसील चेयरमैन की 17 और सिटी मेयर की 3 नशस्तें JUI फे ने जीती हैं। अब हुकूमती अरकान की जानिब से इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने का क्रेडिट लिया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने आज अपनी ट्वीट में कहा कि ये इलेक्शन जदीद बल्दियाती निज़ाम का आगाज है, जैसा कि दुनिया की कामयाब जमहूरियतों में होता है।
मुल्क में पहली बार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मिला है। वज़ीर आज़म का दावा अपनी जगह, मगर उनके वज़रा का मौक़िफ़ अलग है। वफ़ाक़ी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने जैसे ये कहा कि फंड्स और स्कीमें हमने देनी है, मुखालिफ उम्मीदवार तो जीत गए हैं लेकिन वो नहीं मिलेंगी। तो हमारा सवाल यह है कि क्या अपने वादे के मुताबिक तहरीक इंसाफ बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स देगी? जुनैरा, इलेक्शन कराने का क्रेडिट तो ले लिया है, लेकिन क्या आपके ख्याल में हुकूमत नुमाइंदों को फंड्स देगी? देखें, वो आफरीदी साहब की टाइम स्क्वायर पे वॉक मुझे याद आ गई इस बयान को देख के, और गंडापुर साहब की वैसे भी लैंग्वेज मशहूर है। मतलब आई वंडर खान साहब क्या सोच के ऐसे लोगों को अपना स्पोक्स पर्सन रखते हैं। एंड दिस इज़ वन पॉइंट जिस पे ये मार खा रहे हैं शुरू दिन से। फॉर एग्ज़ाम्पल बुज़दार साहब वो उस पर मुज़र हैं कि डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने लगाया तो वही ठीक है। फिर परवेज़ खटक ने जो रोल प्ले किया है इन इलेक्शंस में, वो उससे आंखें बंद किए हुए हैं। तो समझ नहीं आता, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, गलतियां सब करते हैं लेकिन आप अपनी गलतियों को फ़ौरन सुधारते हैं, आप फ़ौरन ठीक करते हैं। अभी भी खान साहब ने सिर्फ नोटिस लिया है कि किन लोगों ने गलत रोल प्ले किया है, इनको तो फ़ौरन, दो वज़रा जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको तो फ़ौरन हटा देना चाहिए था कि क्या डिलीवर किया आपने। इसी तरह जो लोग टॉक शोज़ पे जाके बोल रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं गंडापुर साहब कि हम देखते हैं वो दफ्तरों में कैसे घुसेंगे, दिस इज़ सो अनडेमोक्रेटिक एंड दिस इज़ सो अगेंस्ट व्हाट पीटीआई इज स्टैंडिंग फॉर। तो इसका नोटिस लेना तो बहुत दूर की बात है, इस पे तो उनको शटअप कॉल देनी बनती है। आप किस तरह किसी को ये डरा सकते हैं हम आपके फंड्स रोक लेंगे? मैं तो समझती हूँ दिस इज़ वेरी हेल्दी। तहसील लेवल पे चेयरमैन आएंगे, बिल्कुल ग्रास रूट से एक इमर्ज करेगी लीडरशिप, और फिर कंपटीशन होगा कि कौन अपने सेक्टर में कितना काम कर रहा है, अपने एरिया में कितना काम कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ द रियल वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो अगर उसमें अपने ही वो ज़रा इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आई डोंट नो कब जागेंगे खान साहब। वही। अच्छा जैना साहब, वैसे तो सवाल ये भी बनता है कि अगर बल्दियाती हुकूमत काम करेगी तो फिर हुकूमत के MNAs और MPAs क्या करेंगे? देखें, बात यह है कि ये जरूरी इस वजह से है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों की अपनी रसाई होती है। MNA MPAs या मिनिस्टर्स का अगर हाल देखें तो वो तो आपको अवेलेबल ही नहीं होते, उनको रसाई नहीं होती वहां तक। अलबत्ता ये है कि उनका चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो चूंकि साइज में बड़ी होंगी तो वो ओवरऑल किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, अपने इलाके के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी राय दे सकते हैं। वहां पे काम तो उनके लिए भी होगा, लेकिन ये जो नीचे लेवल का जो आप सिटी गवर्नमेंट्स बनाते हैं इसमें अवाम की रसाई बेहतर होती है, जिसकी वजह से लोग महसूस करते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन है हुकूमत चलाने में। वरना तो अभी असेंबलियों के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, ना नेशनल असेंबली में आप उसके करीब जा सकते हैं, और फिर सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, ना प्रोविंशियल असेंबलीज के। तो एक दफा इलेक्शन हो जाता है, लोग मेंबर बन गए पार्लियामेंट के, असेंबली के, तो उसके बाद वो अवाम से कट जाते हैं। तो ये एक जरिया है जहां पे अवाम का राब्ता रहता है, और हम अवाम अपने छोटे मोटे मसाइल जो हैं उसको हल करने के लिए अप्रोच भी करते हैं उन लोगों को। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये हमेशा से ये जो बेसिक लेवल की जो हमारी डेमोक्रेसी है ये कमजोरी रही है, और अब अगर अच्छी तरह चलाई जाए तो बहुत अच्छा है। इससे अवाम की तसल्ली होगी, अवाम को फायदा होगा कि वो अपनी सोच, अपने मसाइल किसी तक पहुंचा सकेंगे। बाद में तो वो किसी और को, जब ये गवर्नमेंट्स नहीं होती, ये सिटी गवर्नमेंट्स नहीं होती, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप कहाँ जाके ये अपने मसाइल किसी को दे सकते हैं। तो ये है, उनका काम भी अपना होगा जी। लिहाजा मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है कि ये हो गया इलेक्शन, और होने चाहिए बाकी जगहों पे भी। ठीक है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, ग्रुप्स तो मुख्तलिफ जमातों में हैं, मुस्लिम लीग नून में भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना ग्रुप बंदी ने PTI को नुकसान पहुंचाया उतना किसी और जमात में वो नुकसान नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि ये जो लोग PTI में आए थे ये PTI के हैं ही नहीं। मुस्लिम लीग नून में अगर कोई ग्रुप बंदी है तो वो लोग 10-10, 20-20 साल से मुस्लिम लीग नून में ही हैं और उस पार्टी को ओन करते हैं और अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। लेकिन ये जो PTI में लोग जो हैं वो 2018 के इलेक्शन से 2 महीने पहले जो एक ऑनस्लॉट शुरू हुआ लोगों को शामिल करने का, ये सब तो चू चू का मरबा है। ये कोई पार्टी थोड़ी है, ना इमरान खान का इनसे कोई रिश्ता है, ना इन लोगों का इमरान खान से कोई रिश्ता है।
ना इमरान खान इनको जानते हैं, ना ये इमरान खान को जानते हैं। पार्टी तो एक वक्त के साथ बनती है। कोई आदमी आपके साथ 2 साल 4 साल 5 साल काम करता है, जद्दोजहद करता है, पार्टी में रहता है, आप उसको जानते हैं, पार्टी उसको आपको जानती है। लेकिन ये लोग तो सब एकदम 18 के इलेक्शन से पहले एक स्क्रिप्ट के तहत शामिल हुए कि इक़्तिदार इधर जा रहा है, इक़्तिदार का हुमा इधर बैठने लगा है, तो ये सब उधर आके बैठ गए। तो इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब आप केपी के इलेक्शंस को अगर देखें, मैं थोड़ा सा उसके पे बात करना चाहता हूँ। 46 तहसीलों में इलेक्शन हुआ है, 38 तहसीलों में पीटीआई को शिकस्त हुई है, 31 तहसीलों में ऑपोजिशन की, चाहे पीपल्स पार्टी जीती है, जेआई जीती है, एएनपी जीती है, जेयूआई जीती हैं, सिर्फ 7 तहसीलें पीटीआई जीत सकी है। मेयर तो चारों हार गए हैं। लिहाजा और ये सब कौन आ रहे हैं? ये इनके सिटिंग मेंबर्स के भाई भतीजे। हमें रोज़ कहा जाता है कि मौरूसी सियासत है, ग़ुलामी है, ये है। जितनी ग़ुलामी को निचली सतह तक पीटीआई लेकर गई है ग्राउंड रूट लेवल पे, उतनी तो हमने इस बल्दियाती इलेक्शन में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी का भाई लड़ रहा है। किसी परवेज़ खट्टक साहब के पहले ही 6 लोग पार्लियामेंट में हैं, आगे उनके बेटे को भी टिकट दे दी गई है। इसी तरह गंडापुर साहब, असद कैसर साहब, जो जितने फेसेस हैं, तरकई साहब, सब ने अपने भाई भतीजों को टिकट दिए। अगर इनके भाई भतीजे भी हार गए हैं तो फिर सही उम्मीदवार कौन से होने थे? मेरा मतलब ये बेस्ट उम्मीदवार थे जो पीटीआई ला सकती थी कि आपने विनिंग हॉर्सेस के घरों में टिकटें दी। अगर आपका कारकुन जीत सकता, अगर आपका आम कारकुन जीत सकता, तो आपको इन विनिंग हॉर्सेस की 2018 में भी जरूरत नहीं थी। वो तो 22 साल में इमरान खान साहब ने बार बार टिकटें देके देख लिया कि उनकी टिकट पे कोई नहीं जीतता था। नतीजतन वो इनको ले आए कि यही लोग मुझे पार्लियामेंट में और इक़्तिदार में ला सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आइंदा भी यही टिकटों की तकसीम होगी और यही नताइज होंगे। ठीक है। एनडीसी, आज खान साहब की मुलाकात भी हुई है वजीर आला केपी के से, रिपोर्ट भी उन्हें पेश की गई है जिसमें बहुत सारी वजूहात थी कि टिकट्स की तकसीम, आपस की रंजिश और इख्तलाफात और ग्रुप बंदी। आपके ख्याल में क्या खान साहब अब भी वजीर आला की परफॉर्मेंस से मुतमईन है? वो उस्मान बुज़दार सानी है, वो वसीम अकरम सानी है, वो उस्मान बुज़दार सानी है, तो जाहिर है मुतमईन तो होंगे वो। लेकिन ये कि जो कुछ हुआ है उससे खान साहब को बड़ा शौक लगा है। पहली बात तो ये, मैं इमरान खान साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि सिस्टम चलना चाहिए और ये सिस्टम पूरे मुल्क में चलना चाहिए। मैं सिंध के बारे में बात करूँगा कि सिंध में मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। अच्छा, अपोजिशन ने डिमांड तो रखी है, उस पर बात नहीं कर रही है, उस पर जोर नहीं दे रही है। वो सिर्फ स्कूलों की बात करिए, हमें स्कूल वापस कर दो, अल्लाह के वास्ते डिस्पेंसरी वापस कर दो। मेयर के बराह रास्त इंतखाब पर बात नहीं कर रही। मेयर का बराह रास्त इंतखाब हो, चेयरमैन का बराह रास्त इंतखाब हो आवाम से, तो आपको मालूम जाएगा फ़र्क कितना आता है। अब ज़ाहिर नुकसान भी हुआ पीटीआई को, उम्मीदवार कहते हैं अच्छे नहीं थे। तो अगर कोई कप्तान अपनी टीम अच्छी नहीं बना पाता, कई बार कहा ना कि मेरी टीम ऐसी होगी, आप देखेंगे मेरी टीम ऐसी होगी, कितनी बार कहा, इस बार भी कहा था। तो अगर टीम बनी अच्छी तो कसूर कप्तान का, सेलेक्टर्स का है। जो चीफ सेलेक्टर है और कप्तान अगर एक ही है तो फिर उसका कसूर दुगना बन जाता है कि उसने क्या सिलेक्ट किया और क्या पूछे बगैर सिलेक्ट हुआ उससे। एक सवाल फिर ये बनता है, क्या इमरान खान को पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं? क्या ये परवेज खटक के भाई भांजे नहीं है? क्या गंडापुर के लोग नहीं है? गंडापुर को तो मैं बहस भी नहीं करना चाहता ना, वो आफरीदी साहब को जो पेरिस में हो चुका है वाकया, उसके बाद और फंस गए वहाँ पर वो, और उनका ऑडियो मंगा लिया गया, उसका बाकायदा ट्रांसलेशन हुआ है उसका, जो धमकी दी उन्होंने सहाफ़ियों को। तो ये वो लोग हैं जो हुकूमत के पैरों पर तबाह कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, जो पार्टी को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इससे कोई तवक्को नहीं है। पेशावर में जो आपका ताकत का वो था मरकज, वहाँ आपके खिलाफ 1.5 लाख वोट पड़ा है भाई जी, और आपके लिए 50,000 वोट पड़ा है। तो आप हिसाब लगा रहे हैं लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग किस तरह जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं हम तो जीत गए, हमारे लोग जीते हैं। कल पंजाब में एक साहब कह रहे थे, आज सिंध में एक साहब कह रहे हैं कि जीत तो तरीके के इंसाफ की हुई है। अल्लाह करे इस तरह हुआ हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक। और आने वाला इंतखाब हज़ारा का और पंजाब का अगर हुआ तो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, अब इसके बाद सियासी जमातों में आपके ख्याल में क्या मजीद लड़ाइयाँ होंगी?
देखें, ये तो हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे चूचू के मुरब्बे की अभी बात हो रही थी, तो आप देखें कि पहले मुस्लिम लीग कय्यूम थी, उसके बाद जुनेजो लीग बनी, फिर जुनेजो लीग किसी की झोली में डाल दी गई। तो पाकिस्तान में तो इसी तरह ही पार्टियाँ जो है बन के आगे आई हैं। कोई भी घर से तो पार्टी लेके आई नहीं। नवाज शरीफ साहब भी पहले तहरीके इस्तिक़लाल में थे, फिर उनको मुस्लिम लीग दी गई, जुनेजो को जब हटाया था। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। लेकिन NBC ने जो बात की ना, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं, ये वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया किया उन्हीं ने हवा दी। तो इमरान खान साहब के तो अपने लोग, वो जो तर्जुमानों की फौज जफरे मौज है ना, वही उनको ले डूबेगी। कि मतलब शहरियार अफरीदी साहब की क्या हरकत है जो जुनैरा ने बताई न्यूयॉर्क वाली, तो उसका कोहाट में अवाम ने उनको जवाब दे दिया। इलेक्शन के अंदर कोहाट से जो है वो सीट हार गए हैं। तो इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ये नई चीज़ें नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से कोई ना कोई ब्लंडर्स हो रहे हैं, और इनको अपोजिशन से ज़्यादा ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय। और सोशल मीडिया पर से जब हमने यही सवाल पूछा कि क्या PTI अपने वादे के मुताबिक इख्तियारात और फंड्स भी देगी, तो करीबन 58% लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है हाँ में कि हाँ जी, इख्तियारात और फंड्स जो है वो PTI वादे के मुताबिक देगी, जबकि 42% ने नहीं का ऑप्शन इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर हमाद अजहर को हटा दिया जाए। जब हमने ये सवाल अपने सोशल मीडिया सारफीन से किया तो 56% ने इसका जवाब जो है वो दिया है हाँ में, जबकि 44% का मानना यह है कि वफाकी वजीर हमाद अजहर को हटाना चाहिए। अपने नाजरीन, अपने एनालिस्ट से भी इसकी राय ले लेते हैं। जनरल साहब, उसको हटाना नहीं चाहिए, हमाद अजहर को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है। NBC, हाँ, अभी तक यही है। बहुत कुछ हो चुका है। काबीने के अंदर खासा झगड़ा आज भी हुआ है, कल भी हुआ, सॉरी कल हुआ है, और बाकायदा लोगों ने लताड़ा है। तो मैं ख्याल खुद इस्तीफा दे दें। ठीक। जुनैरा, बहरान अगर ख़त्म होता है गैस का, उनको हटाने से तो ज़रूर हटा दें। ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, मेरा मतलब है कि उनको हटाने से क्या फ़ायदा होगा? उन्हीं की तरह का कोई दूसरा नालायक आ जाएगा। तो चलो, एक बंदा बैठा है, वो बैठा रहे अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल से उनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, देखिए, हमाद अजहर एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान के आइन में एक कमी रह गई है कि काम ना करने की कोई सज़ा नहीं है। काम करने की सज़ाएं हैं, काम गलत करने की सज़ाएं हैं, लेकिन काम ना करने की कोई सज़ा नहीं है। उस पर नैब नहीं पकड़ सकता। आपने गैस नहीं मंगाई, आपने काम नहीं किया, पूरी कौम अजाब में है, लेकिन इसकी कोई सज़ा नहीं है। इस्तीफ़ा सज़ा नहीं है, इसकी सज़ा इनमें बनी नहीं है, लिहाजा उनके पास NRO है। ठीक। कमोबेश सभी एनालिस्ट का मानना यह है कि उनको हटा जाए। मुनासिब यही होगा कि वफाकी वजीर हमाद अजहर खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।